मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। और आज हम पढ़ेंगे बैंक ग्राहक के प्रकार, जो कि बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड में पढ़ाया जाता है। अगला है हमारा प्रन्यासी खाता। भारतीय प्रन्यास अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार प्रन्यास का अभिप्राय किसी संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में किसी ऐसे दायित्व से है जो किसी अन्य व्यक्ति में विश्वास से उत्पन्न होता है और जिसे स्वामी किसी व्यक्ति के अन्य व्यक्ति के हितार्थ अथवा अपने और किसी अन्य व्यक्ति के हितार्थ घोषित एवं स्वीकार कर लेता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के एक भाग को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के हितार्थ पृथक कर उसके प्रबंध का अधिकार किसी अन्य विश्वस्त व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूह को हस्तांतरित कर देता है, तो ऐसा व्यक्ति प्रन्यासी तथा ऐसा व्यक्ति समूह प्रन्यासी मंडल कहलाया जाता है। इसके खाते खोलने के संबंध में अनेक प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले तो है कि प्रन्यास के स्पष्ट एवं लिखित संलेख को ही मान्यता देनी चाहिए। यद्यपि प्रन्यास की स्थापना मौखिक अथवा लिखित संलेख से स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकती है, पर बैंक को अपने व्यवहार हेतु केवल स्पष्ट एवं लिखित प्रन्यास संलेख को ही मान्यता देनी चाहिए। लिखित संलेख के अभाव में कई प्रकार के विवाद होने का भय रहता है। किसी भी ऐसे नाम से खाता खोला जा सकता है जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता हो कि यह प्रन्यास का खाता है। बैंक द्वारा ट्रस्टी के व्यक्तिगत नाम से भी खाता खोला जा सकता है, बशर्ते कि इस खाते की जमा राशि को स्पष्ट रूप से प्रन्यास राशि स्वीकार करने की व्यवस्था हो। बैंक स्पष्ट सूचना पर ही किसी खाते को प्रन्यास खाता मानेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी खाते की राशि के लिए अपने को लाभार्थी के रूप में अधिकारी बताता है, तो उसे यह प्रमाणित करना होगा कि अमुक खाता व्यक्तिगत न होकर के एक प्रन्यासी खाता है। यदि बैंक ये जानते हुए भी कि प्रन्यास खाते में जमा राशि का उपयोग ग्राहक अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रहा है, तो बैंक भी प्रन्यास भंग का दोषी माना जाएगा। अतः बैंक को प्रन्यास खाते की राशि के दुरुपयोग में भागी नहीं बनना चाहिए। उसे ट्रस्ट खाता खोलने के लिए इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रन्यास संपत्ति या धनराशि के उपयोग में सावधानी। भारतीय कानूनों में यह मान्यता है कि जिस व्यक्ति के पास किसी दूसरी की संपत्ति अथवा धनराशि प्रन्यास के रूप में रखी गई है, उसे उस संपत्ति अथवा धन का उपयोग अपने निजी लाभ के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ट्रस्ट भंग करना माना जाता है। प्रन्यासियों को ऋण। किसी भी प्रन्यासी को प्रन्यास कार्य के लिए ऋण लेने का गर्भित अधिकार नहीं होता है, जब तक इसका स्पष्ट प्रावधान प्रन्यास संलेख में न हो। तो बैंक को किसी प्रन्यासी को प्रन्यास कार्य के लिए भी ऋण नहीं देना चाहिए। यदि बैंक प्रन्यास संपत्ति तथा ऋण लेने वाले प्रन्यासियों को व्यक्तिगत जमानत पर ऋण स्वीकृत कर देता है, तो प्रन्यास संपत्ति तथा प्रन्यासी भी व्यक्तिगत रूप में जिम्मेदार होंगे। यदि प्रन्यास खाते में नाम बाकी हो पर प्रन्यास के खातों में जमा शेष हो, तो बैंक को दोनों खातों में समायोजन का अधिकार होगा। किंतु यदि प्रन्यास खाते के जमा शेष होने और प्रन्यासियों के व्यक्तिगत खातों में नाम बाकी निकलता है, तो बैंक को दो खातों के समायोजन का अधिकार नहीं होगा। इसी प्रकार प्रन्यासियों द्वारा व्यक्तिगत खातों में ऋण लेने के लिए प्रन्यासियों की संपत्ति की जमानत नहीं दी जा सकती। यानी कि यहाँ पर व्यक्तिगत खाते अलग रखेंगे। प्रन्यासियों के जितने भी व्यक्ति हैं, प्रन्यास में जितने व्यक्ति शामिल हैं, उनके व्यक्तिगत खातों को अलग रखा जाएगा और प्रन्यास के खातों को अलग रखा जाएगा। दोनों का व्यवहार अलग अलग होगा। प्रन्यासियों द्वारा प्रन्यास अधिकारों का हस्तांतरण। जब तक प्रन्यास संलेख में कोई विपरीत प्रावधान न हो, प्रन्यास संबंधी अधिकारों का उपयोग प्रन्यासियों द्वारा सामूहिक रूप में किया जाना जरूरी है। प्रन्यास संबंधी संलेख के अनुसार ही अपना अधिकार अपने में से ही किसी अन्य प्रन्यासी को हस्तांतरित कर सकते हैं। सामान्य व्यापारिक परिस्थितियों में ऐसा अधिकार हस्तांतरण आवश्यक होने
तथा लाभार्थी द्वारा अनुमति दिए जाने पर प्रन्यासी अपने समस्त अधिकार अथवा आंशिक अधिकार अपने में से किसी प्रन्यासी को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण कर सकते हैं। प्रन्यास की जमा राशि। जब कोई प्रन्यासी प्रन्यास राशि को बैंक में जमा कराता है तो बैंक और जमाकर्ता प्रन्यासी के बीच में ऋण ऋणदाता का संबंध माना जाएगा, न कि प्रन्यासी का संबंध। बैंकों में ऋण ऋणदाता का संबंध होने से बैंक को अन्य लेनदारों की भांति आनुपातिक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रन्यास की समाप्ति। जब प्रन्यास की व्यवस्था हेतु केवल एक ही प्रन्यासी नियुक्त हो तो उसकी मृत्यु पर प्रन्यासी का स्थान रिक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्रन्यास की समाप्ति उससे संबंधी कार्य पूरा होने, न्यायालय आदेश अथवा प्रन्यास लेख के अनुसार भी हो सकती है। यदि प्रन्यास की व्यवस्था हेतु एक से अधिक प्रन्यासी हो तो उनमें भी किसी एक या अधिक की मृत्यु हो जाने पर जब तक प्रन्यास में कोई विपरीत प्रावधान न हो, जीवित प्रन्यासी व्यवस्था कर सकते हैं। सबकी मृत्यु होने पर प्रन्यास स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। प्रन्यास की समाप्ति की कई अवस्थाएं हो सकती है, जैसे कोर्ट द्वारा पूरा होना या प्रन्यासी की मृत्यु हो जाने पर या प्रन्यास संलेख के समाप्त होने पर प्रन्यास की समाप्ति मानी जाती है। नेत्रहीन व्यक्ति का खाता। एक अंधा या नेत्रहीन व्यक्ति अनुबंध करने योग्य होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में ऐसे व्यक्ति को अनुबंध के अयोग्य नहीं माना गया है, अतः उसे बैंक में अपना खाता खोलने तथा उसे संचालन करने के पूरे अधिकार हैं। परंतु इस हेतु उस बैंक को कई प्रकार की सावधानियों को बरतना चाहिए, जैसे कि नेत्रहीन व्यक्ति का खाता खोलने के लिए स्वयं उपस्थित होना चाहिए और उसका केवल बचत खाता अथवा सावधि खाता ही खोला जा सकता है। चालू खाता खोलना जोखिमपूर्ण होता है, अतः उसे बैंक को चालू खाता नहीं खोलना चाहिए। उसका किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ संयुक्त खाता भी खोला जा सकता है। अंधे व्यक्ति को 3 फोटो खाता खोलते समय ले लेने चाहिए, जो क्रमशः आवेदन पत्र, नमूने के हस्ताक्षर वाले कार्ड पर चिपकाने चाहिए ताकि उसकी आसानी से पहचान हो सके। नमूने के हस्ताक्षर के रूप में बाएं हाथ के अंगूठे के 3 निशान अथवा शिक्षित होने पर 3 हस्ताक्षर लेने चाहिए। अगर उसके परिचितों में 2 व्यक्तियों द्वारा गवाही हो तो और भी उत्तम होता है। नेत्रहीन व्यक्ति अपना खाता परिचालन का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता है। शिक्षित नेत्रहीन व्यक्ति को चेकबुक की सुविधा दी जा सकती है, पर यथासंभव तीसरे पक्ष के हित में चेक रेखांकित किया जाए तो ही ज़्यादा अच्छा है। बैंक से चेक अथवा आहरण प्राप्ति के भुगतान लेने के लिए खुद उपस्थित होना चाहिए। भुगतान देते समय किसी अन्य जानकार खातेदार की गवाही लेनी चाहिए। यानी नेत्रहीन व्यक्ति का अगर खाता खोला जाता है तो बैंक को विशेष सावधानियां बरतनी आवश्यक होती हैं। अगला है निस्तारक खातेदार। भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत बनाई गई कंपनी के समापन पर उसकी संपत्ति एवं लेनदारियों को निपटाने हेतु न्यायालय अथवा कंपनी के अंशधारियों अथवा लेनदारों द्वारा अधिनियम से निस्तारक लिक्विडेटर, जिसे हम कहते हैं, की नियुक्ति कर सकता है। न्यायालय द्वारा निस्तारक नियुक्त होने पर उसको किसी अनुसूचित बैंक में खाता खोलना आवश्यक है, जबकि अन्य द्वारा नियुक्त निस्तारक को किसी भी बैंक में खाता खोलना पड़ता है। इसके लिए निस्तारक को न्यायालय द्वारा नियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि अथवा अंशधारियों या लेनदारों द्वारा नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव की प्रतिलिपि बैंक को देनी पड़ती है। यह निस्तारक के व्यक्तिगत नाम से न होकर उस कंपनी के पद से संबंधित खाता होता है, जैसे निस्तारक AB एंड कंपनी लिमिटेड। जब एक ही निस्तारक नियुक्त किया जाता है तो बैंक खाता परिचालन न्यायालय के तत्संबंधी नियुक्ति आदेश के अनुसार अथवा प्रस्ताव के अनुसार होना चाहिए, किंतु यदि एक से अधिक निस्तारक नियुक्त किए जाते हैं तो नियुक्ति संलेख के अनुरूप ही बैंक के चेकों अथवा विनिमय सादे लेखों पर एक अथवा सभी के हस्ताक्षर होने चाहिए। स्पष्ट उल्लेख के अभाव में चेक व अन्य विनिमय सादे लेखों पर सभी निस्तारकों के हस्ताक्षर जरूरी है।
बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत बनाई गई कंपनी के समापन पर उसकी संपत्ति एवं लेनदारियों का निपटारा करने हेतु न्यायालय अथवा कंपनी के अंशधारियों अथवा लेनदारों द्वारा अधिनियम से निस्तारक नियुक्त किया जाता है। निस्तारक को हम लिक्विडेटर भी कहते हैं। न्यायालय द्वारा निस्तारक नियुक्त होने पर उसको किसी अनुसूचित बैंक में खाता खोलना आवश्यक है, जबकि अन्य द्वारा नियुक्त निस्तारक को किसी भी बैंक में खाता खोलना पड़ता है। इसके लिए निस्तारक को न्यायालय द्वारा नियुक्ति के आदेश प्रमाणित प्रतिलिपि लगानी पड़ती है अथवा अंशधारियों और लेनदारों द्वारा नियुक्ति के संदर्भ में संबंधित प्रस्ताव की प्रतिलिपि बैंक को देनी होती है। ये खाता निस्तारक के व्यक्तिगत नाम से न होकर के उसके संबंधित कंपनी के पद से होता है, जैसे निस्तारक A&B कंपनी लिमिटेड। जब एक ही निस्तारक नियुक्त किया जाता है तो बैंक खाता परिचालन न्यायालय के तत्संबंधी नियुक्ति आदेश के अनुसार अथवा प्रस्ताव के अनुसार होना चाहिए। किंतु यदि एक से अधिक निस्तारक नियुक्त किए जाते हैं तो नियुक्ति संलेख के अनुरूप ही बैंक के चेकों अथवा विनिमय साध्य लेखों पर एक अथवा सभी के हस्ताक्षर होने चाहिए। स्पष्ट उल्लेख के अभाव में चेक व अन्य विनिमय साध्य लेखों को सभी निस्तारकों के हस्ताक्षर करने जरूरी हैं। यह अधिकार निस्तारकों के बीच ही हस्तांतरित हो सकता है, अन्य किसी को नहीं। बैंक को ध्यान रखना चाहिए कि निस्तारक के बैंक संबंधी सभी लेन देन उसके अधिकार क्षेत्र में हो। किसी भी निस्तारक को कंपनी के नाम से प्राप्त चेकों या अन्य प्राप्तियों को अपने व्यक्तिगत खाते में जमा कराने का अधिकार नहीं होता है। कंपनी के स्वैच्छिक समापन की अवस्था में तो निस्तारक को 500 रुपये से अधिक राशि 10 दिन से अधिक अपने पास रखने का भी अधिकार नहीं होता है। न्यायालय द्वारा अपने नियुक्ति आदेश से इस राशि को बढ़ाया भी जा सकता है। वादेशक खातेदार, जिसे हम सॉलिसिटर भी कहते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति बैंक में अपना खाता खोलकर उसके परिचालन का अधिकार अपने वादेशक को सौंप देता है, तो बैंक को नियुक्ति आदेश की छानबीन कर उसकी सत्यता एवं वास्तविकता परख लेनी चाहिए और इस नियुक्ति आदेश के संलेख के अनुरूप ही वादेशक को ग्राहक का खाता परिचालन करने का अधिकार देना चाहिए। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि खाता तो ग्राहक के नाम का ही होता है, वादेशक को तो केवल उसके परिचालन का अधिकार उस बैंक ग्राहक के द्वारा दिया जाता है। ऐसी अवस्था में बैंक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वादेशक के खाता परिचालन संबंधी कार्य उसके अधिकार क्षेत्र में हो। अधिविक्रय, बिल बेचान आदि संबंधी कार्य संलेख में स्पष्ट उल्लेख पर ही नियमित माने जाते हैं। वादेशक को ग्राहक के खातों का चेक अपने व्यक्तिगत खाते में संग्रह करना, अपने ऋणों का भुगतान में ग्राहक के खातों का चेक जारी करना कानूनन वैध नहीं है। यदि बैंक जानबूझकर वादेशक को ग्राहक के खातों की संपत्ति के दुरुपयोग या त्रुटि की अनदेखी करता है, तो बैंक भी ग्राहक को होने वाली क्षति में भागीदार एवं दोषी माना जाएगा। एजेंट के रूप में ग्राहक। एजेंट का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो अन्य व्यक्ति के लिए किसी कार्य को करने अथवा तीसरे पक्षों के लिए अपने व्यवहारों में प्रतिनिधित्व करने हेतु नियुक्त किया जाता है। जो व्यक्ति उसे नियुक्त करता है वह उसका स्वामी कहलाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 184 के अंतर्गत कोई अवयस्क अथवा दिवालिया भी एजेंट बनाया जा सकता है, किंतु एजेंट का नियुक्तिकर्ता अनुबंध करने योग्य होना जरूरी है। इसी अधिनियम की धारा 185 में यह प्रावधान है कि एजेंट की नियुक्ति स्पष्ट या लिखित होना जरूरी नहीं है। यह नियुक्ति स्वामी के आचरण एवं व्यावसायिक प्रचलन के अनुसार गर्भित, अलिखित अथवा मौखिक भी हो सकती है। इसमें एजेंट की नियुक्ति के लिए भी प्रतिफल होना आवश्यक नहीं होता है। एक एजेंट जिसको स्वामी ने नियुक्त किया है, स्वामी की अनुमति के बिना अपने अधिकारों को दूसरों को हस्तांतरण नहीं कर सकता। अतः जो अधिकार स्वामी ने उसे दिए हैं, वह उन अधिकारों का स्वामी की बिना अनुमति के दूसरों को हस्तांतरण नहीं कर सकता। एजेंट और बैंकर। जब कोई ग्राहक अपनी व्यस्तता, अनुपस्थिति या अन्य किसी कारण से अपने बैंक खातों के संचालन का अधिकार अपने एजेंट को दे देता है,
तो बैंकर को अपने ग्राहकों से ऐसे एजेंटों की नियुक्ति पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त कर लेनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो। जहां तक संभव हो, बैंकर को ग्राहक से अपने नाम से एक लिखित और स्पष्ट आदेश पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए, जिससे एजेंट के अधिकृत कार्यों का उल्लेख उसको होता रहे। प्राय एजेंट को स्वामी के खातों की ऋण प्राप्ति करने का अधिकार नहीं होता है, चाहे उसे चेक लिखने का अधिकार प्राप्त क्यों न हो। इस आदेश पत्र में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि एजेंट के हस्ताक्षर भी स्वामी द्वारा प्रति हस्ताक्षर होते हैं। बैंकर को सावधानियां। ग्राहक के चेकों को संग्रहण एजेंट के खाते में नहीं होना चाहिए। एजेंट द्वारा अधिकारों का उल्लंघन करने पर बैंकर को इसकी सूचना तुरंत खाते के स्वामी को देनी चाहिए, अन्यथा बैंकर क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ग्राहक की मृत्यु, पागलपन अथवा दिवालिया होने की सूचना प्राप्त होते ही ग्राहक के खाते के संचालन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। संयुक्त खाते के संचालन के लिए एजेंट की नियुक्ति खातेदारों द्वारा संयुक्त रूप में ही की जा सकती है। किसी एक व्यक्ति द्वारा संयुक्त खाता संचालन हेतु एजेंट नियुक्त नहीं किया जा सकता। एजेंट के दिवालिया घोषित होने पर भी वह एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है। उसके प्रतिनिधि बने रहने पर कोई कानूनी बाधा नहीं होती है। एजेंट को उसके अधिकारों से परे कार्य करने का ध्यान रखना चाहिए। उसे अपने अधिकार के अंतर्गत ही कार्य करना चाहिए। मुख्तारनामा अथवा प्राधिकरण अधिकार। कभी कभी स्वामी द्वारा एजेंट की नियुक्ति मुख्तारनामा अथवा प्राधिकरण अधिकार द्वारा की जाती है, जिसमें नियोक्ता की ओर से एजेंट को कोई वैधानिक कार्य संपादित करने का लिखित आदेश दे दिया जाता है। यह दो प्रकार का होता है: विशिष्ट मुख्तारनामा अथवा विशिष्ट प्राधिकरण अधिकार। इसके अंतर्गत एजेंट को कुछ विशिष्ट कार्यों को संपादित करने का अधिकार दिया जाता है। उन कार्यों के समाप्त होते ही वह विशिष्ट मुख्तारनामा समाप्त हो जाता है, जैसे किसी संपत्ति विशेष का क्रय करना या उसका विक्रय करना। सामान्य मुख्तारनामा अथवा सामान्य प्राधिकरण अधिकार। इसके अंतर्गत नियुक्तिकर्ता स्वामी की ओर से एजेंट को कई सामान्य अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इस मुख्तारनामा पर नियुक्तिकर्ता स्वामी के हस्ताक्षर तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 48 के अनुसार संलेख पर स्टाम्प लगनी जरूरी होती है। इस प्रकार के मुख्तारनामे के अंदर बैंक को अनेक सावधानियां रखनी चाहिए, जिसमें बैंकर को ग्राहक की एजेंट द्वारा दिए गए अधिकारों की भली भांति ज्ञान होना चाहिए। एजेंट को सीमा लागने का अधिकार नहीं देना चाहिए। यदि अधिकार किसी कार्य विशेष तक सीमित है अथवा निश्चित अवधि तक है, तो बैंकर को उस कार्य विशेष अथवा निश्चित समय तक ही एजेंट के अधिकार को मान्यता देनी चाहिए, इसके बाद नहीं। मुख्तारनामा लेखक की मृत्यु, पागलपन, दिवालियापन, एजेंट द्वारा मनाही, एजेंसी काल की समाप्ति, एजेंट की मृत्यु, पागलपन अथवा मालिक द्वारा अधिकारों की समाप्ति पर मुख्तारनामा अथवा सामान्य प्राधिकरण अधिकार समाप्त माना जाएगा। मुख्तारनामा विधिवत स्टाम्प किया हुआ हो, नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित हो तथा पंजीयन रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत होना भी जरूरी है, अन्यथा बैंक को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। मालिक तथा एजेंट। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत स्वामी अपने द्वारा नियुक्त एजेंट के उन सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है जिनका अधिकार उसने एजेंट को दिया है। यदि कोई बैंक अपने ग्राहक के बिलों और चेकों को संग्रहण करने हेतु किसी अन्य बैंक को एजेंट नियुक्त करे, तो ग्राहक का बैंक ग्राहक को होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी ठहरा सकता है, चाहे गलती संग्रहकर्ता बैंक की लापरवाही से क्यों न हुई हो। यदि उप एजेंट की नियुक्ति ग्राहक के आदेश से हुई हो, तो प्रमुख एजेंट का कोई दायित्व नहीं होगा, बल्कि उप एजेंट का दायित्व होगा। इस प्रकार आज हमने व्यक्तिगत ग्राहक के प्रकार पढ़े हैं